चाची जी, मुझे नहीं करनी सुमित जी से शादी। वो इतने बड़े हैं मुझसे और इतने मोटे भी। तनिषा दुल्हन के जोड़े में सजी आंसू बहाते बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। बस कर मनहूस, सारी जिंदगी हमारे सर पर सवार रही, हमारा खाया पिया। कैसे कैसे मैंने तुझे झेला है ये मैं ही जानती हूँ। और अब जो तुझसे थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है तो वो फ़ायदा भी नहीं दे रही। आखिर क्या कमी है मेरे भाई में? और मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, ज़्यादा बड़ा नहीं है तुझसे, बस 12 साल ही तो बड़ा है। और इतना फ़र्क कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे भाई की नज़र तेरे ऊपर पड़ गई तो तेरे भाग्य खुल गए, वरना तेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। चुपचाप शादी कर ले, खुश रखेगा तुझे। चाची ने उसे घसीट कर ले जाते हुए बोला, जबकि वो खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेकिन भारी भरकम सुषमा जी के आगे नाजुक सी तनिषा का कोई बस नहीं चल रहा था। इससे पहले वो घसीट कर उसे बाहर ले जाती, गोलियों की आवाज़ों से पूरा मोहल्ला गरज उठा था। चाची ने दहलकर अपने दिल पर हाथ रखा, जबकि तनिषा की आंखें भी फैल गई थीं। उसे समझते देर न लगी कि वो सितमगर आ गया है। और जैसे ही तनिषा ने निगाह उठाकर सामने देखा तो वो जो कुछ सोच रही थी वो सच हुआ था, क्योंकि सामने ही वो अपनी शानदार पर्सनालिटी में, जब तक तनिषा का जन्म नहीं हुआ था, उसके पापा राजेश एक अच्छे इंसान थे। मोहल्ले में ही उनकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। पूरी मेहनत और लगन से अपनी दुकान पर बैठते और मेहनत की कमाई करके अपना और अपनी बीवी का पेट पाल रहे थे। और जब उनकी बीवी उम्मीद से हुई तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। लेकिन इस सब के साथ ही उन्हें पैसे कमाने की और भी धुन सवार हुई थी कि अब बच्चा पैदा होगा तो पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लालच में आकर एक सेठ से जाकर मिल गए जो 2 नंबर का काम करता था। गलत आदमियों की संगत में क्या पड़े कि धीरे धीरे गलत आदतें हावी होने लगीं। जुआ, शराब, नशे की लत ऐसी लगी कि उनका हंसता बसता परिवार बिखरता चला गया। धीरे धीरे करके उन्होंने दुकान का सारा माल कम दामों पर बेचना शुरू कर दिया और उन पैसों से अपनी गलत आदतों का शौक पूरा करने लगे। उनकी पत्नी उन्हें रोकती, उनकी माँ और उनका भाई भी उन्हें रोकता, लेकिन वो बाज नहीं आते। उन्हें लगता कि शॉर्टकट के जरिए वो पैसा कमाकर बहुत अमीर बन जाएंगे। इसी लत में कभी सट्टेबाजी, कभी जुआ खेलना उनकी हॉबी बन चुकी थी। तब तक तनिषा का जन्म भी हो चुका था, लेकिन राजेश जी की हरकतों में कोई सुधार न आया। और अब तो उन्होंने दुकान बेचकर उस सेठ के साथ परमानेंट शामिल भी हो चुके थे, लेकिन घर पर एक पैसा भी नहीं लाते थे। उनकी पत्नी कब तक इस तंगी में गुजारा करती? उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द आ गया तो उसने राजेश को उसके हाल पर छोड़ दिया और एक दिन वो तनिषा को उसकी गोद में देकर उससे तलाक लेकर अपने आशिक के साथ शादी करके चली गई। और तब कहीं जाकर राजेश जी की आंखें खुली थीं। अपनी गोद में छोटी सी बच्ची को देखते हुए उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हुआ, लेकिन अब तक तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था। राजेश जी का एक भाई था जो उनके साथ वाले मकान में रहता था। विपुल की पत्नी तनिषा का ख्याल तो रख लेती, लेकिन परमानेंट किसी बच्चे का ख्याल रखना कोई आसान काम नहीं था। वैसे तो ज़्यादातर तनिषा का ख्याल उसकी दादी ही रखती थीं। उधर राजेश गम में पागल होने लगे थे। बीबी भी साथ छोड़ गई, पैसा भी हाथ न आया। इसी गम में एक दिन शराब के नशे में वो एक गाड़ी के सामने आ गए। गाड़ी उन्हें कुचलती हुई आगे निकल गई और उस दिन 2 साल की तनिषा अनाथ हो गई। और इस तरह तनिषा को चाची सुषमा जी उसकी परवरिश करने लगीं। लेकिन वो उसकी परवरिश मन से नहीं करती थीं। उनके अपने 4 बच्चे थे, 1 बेटा और 3 बेटियां। उन्हें तनिषा का वजूद बहुत खटकता था। हालांकि उसके चाचा की आमदनी अच्छी खासी थी, लेकिन चाची और उनके बच्चों की फजूल खर्चियों की वजह से हमेशा ही पैसों की कमी रहती थी। अपनी दादी की वजह से उसने पढ़ाई पूरी की और फिर वो जॉब भी करने लगी, क्योंकि सुबह शाम उसकी चाची पैसे का रोना रोती रहती थीं। जब तक उसकी दादी जिंदा रहीं कोई उससे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि पूरे घर पर दादी का राज चलता था। लेकिन उनके मरने के बाद तनिषा को लगा जैसे आज वो एक बार फिर से अनाथ हो गई हो। चल भाई उठ, बहुत मना लिया दादी के मरने का गम, अब उठो और काम से लगो। वो जो आधी रात तक उन्हें याद कर करके रोती रही थी, चाची की कड़कदार आवाज़ सुनते ही तेजी से उठकर बैठी थी। अपने सुनहरे घने बालों को समेटने लगी। कल उसकी दादी की तेहरवी थी। वो शुरू से ही अपनी दादी के बिस्तर पर उनके साथ सोती थी, तो उनके जाने के बाद भी वो यहीं उनके बेड पर सोई थी। बाकी उनके बच्चे तो डर के मारे इस कमरे में आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि दादी का दम इसी कमरे में इसी बेड पर निकला था।
वरना तो ये बड़ा सा कमरा भी यकीनन उससे छीन लिया जाता। मेरी शक्ल क्या देख रही हो, ऑफिस नहीं जाना? वैसे ही इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं, तनख्वाह कटेगी। जाने वाली तो चली गई, हम तो जिंदा है ना, उठो और तैयार हो जाओ, तुम्हारे चाचू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दबाजी में बोलते हुए वो कमरे से निकलती चली गई, जबकि वो गहरा सांस लेते बेड से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो तैयार होकर नीचे पहुंची तो सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, बस एक बड़ी वाली बेटी को छोड़कर। 3 महीने के बाद उसकी शादी थी तो वो रात रात भर जाग जाग कर अपने होने वाले पति से फ़ोन पर बातें किया करती और दिन चढ़े सोती रहती। उससे छोटी वाली उसकी नकल में नौकरी कर रही थी, लेकिन मोहल्ले के किसी स्कूल में, बस जहां नाम मात्र के लिए तनख्वाह मिलती थी, जिससे वो अपने कपड़े या मेकअप का सामान खरीद लेती थी। तीसरी बेटी को ऑनलाइन कोचिंग करने का शौक था। और रह गया चाची का बेटा, वो कॉलेज में पढ़ रहा था, जहां आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा हो जाता। चाचू चले? वो चाचू के पास आकर ठहर गई थी। चलते हैं बेटा, लेकिन पहले कुछ खा तो लो। क्या खाली पेट जाओगी? इतने दिनों से तुम खाना भी ढंग से नहीं खा रही हो। ऑफिस में काम का लोड होगा, अगर भूख की वजह से बीपी लो हो गया तो बेहोश भी हो सकती हो। वो उनके भाई की बेटी थी तो उनकी मोहब्बत एक नेचुरल सी थी, लेकिन ये मोहब्बत भी वो कभी कभी ही जाहिर करते थे। लो, अब एक और नई मुसीबत। अरे भाई, जूस पीकर चली जाओ, वैसे ही तुम्हें आज तनख्वाह मिलनी है। मैंने इसी वजह से शॉपिंग की लिस्ट तैयार कर रखी है। अब तुम अपनी तबीयत ही ख़राब मत कर लेना। चाची का मूड बिगड़ा तो वो घबराकर कुर्सी पर बैठी और मुश्किल से आधी ब्रेड के साथ आधा कप चाय पी थी। उसे ब्रेड का नाश्ता वैसे ही पसंद नहीं था। वो और दादी तो सुबह सुबह आलू के पराठे, दही और अचार के साथ खाया करती थीं। दादी के बहाने उसे ये नाश्ता मिल जाया करता था, जो कि अब तो बिल्कुल नामुमकिन बात थी। ये नाश्ता वो सुबह सुबह खुद ही अपने और दादी के लिए बनाया करती थी। दादी की कमी महसूस करते हुए उसके गले में नमकीन सा गोला फंसा था। चलो चलते हैं, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। उसकी हालत समझते हुए वो उसके सर पर हाथ रखकर उठ गए थे। भाई, हमसे नहीं होती इतनी ड्रामेबाजियाँ। वो सर झटक कर नफरत से उसे देखते हुए सामने रखे नाश्ते से इंसाफ करने लगी थी। उसके ऑफिस आते ही उसकी कलीग्स तनिषा के पास आकर उसकी दादी के बारे में दुख जताने लगे। ऑफिस के कुछ लोग उसके घर भी आए थे और जो नहीं आ सके थे वो अब अपना फ़र्ज पूरा कर रहे थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज भी ऑफिस की छुट्टी कर लेती। वैसे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल रेडी होकर सर करण मेहरा की डेस्क पर पहुंच भी चुका है। अब बस उसे रीचेक करके अर्जुन सर को भेज दिया जाएगा। मिताली उसकी कलीग कम और दोस्त ज़्यादा थी। वो उसका ख्याल बिल्कुल सगी बहनों की तरह रखती थी। इस वक्त भी तनिषा की तबीयत खराब लग रही थी, ये बात वो हाथ मिलाते ही समझ गई थी। तभी उसकी चिंता में बोली, मैं ठीक हूँ मिताली, वैसे भी घर में रह रहकर दादी की और भी ज़्यादा याद आती है। अच्छा है, ऑफिस आऊँगी तो दिमाग दूसरे कामों में लग जाएगा, सर दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। बोलते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, जबकि उसे हौसला देने के लिए मिताली ने उसे गले से लगाया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बस एक इंसान की ठंडी छाँव में गुजारी थी, वो छाँव भी अब उससे छीन ली गई थी। उनके जाने का गम शायद वक्त के साथ ही कम होना था। मैम, सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। इससे पहले कि वो मिताली को कुछ कहती, प्यून ने आकर उसे सर का मैसेज दिया। चलो भाई, जल्दी सर के पास जाओ, इससे पहले कि उनका मूड ख़राब हो जाए। मैं भी अपनी सीट पर जाती हूँ। मिताली अपने बॉस के डर से 9-11 हुई थी, जबकि तनिषा खुद पर काबू पाती अपना आईपैड लेकर ऑफिस की तरफ चली गई थी। वो इस वक्त इमोशनली तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, बात बात पर रोना आता था। उसे वहां आते देखकर प्यून ने उठकर उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो अपने बॉस के आलीशान ऑफिस में दाखिल हुई। सामने ही वो घमंडी शख्स पूरी शान से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि उनके सामने ही मैनेजर करण मेहरा भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। वो इस वक्त तो कुछ गुस्से में नजर आ रहा था। जब आहट पर उसकी नज़रें तनिषा की गीली सुनहरी आंखों से टकराई थीं तो मानो जैसे कोई जादू का असर हुआ हो। रोने की वजह से गुलाबी पड़ती आंखें, लाल होते गाल और नाक, उसे लाल नाक में पहना एक छोटा सा नथ और लाल लाल नरम होंठ, उदासी में डूबा नरम नाजुक वजूद। वो हुस्न की कोई ऐसी तस्वीर थी जिसे बनाने वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया था, लेकिन सामने वाले को उसकी इतनी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो हुस्न का सौदाई नहीं था। कभी भी उसने खूबसूरती पर पहल नहीं दी थी। उसके सामने बस और बस
इंटेलिजेंस थी जो काम आती थी। सिर्फ एक लम्हा लगा था, वो इंसान उसकी जादू भरी खूबसूरती से नजरें हटाता दोबारा से अपने खोल में सिमट चुका था। मिस तनिषा, आपने इस मेन प्रोजेक्ट की फाइल करण साहब को अब तक क्यों नहीं दी? डेडलाइन कल तक की थी। वो कड़क और गुस्से भरे अंदाज में उससे पूछ रहा था, जबकि वो हैरानी की हालत में कभी अपने बॉस को देख रही थी तो कभी करण साहब को, जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। सर, जिस दिन मैंने ऑफिस से हाफ लीव लेकर निकली थी उसी दिन मैंने करण सर को वो फाइल दे दी थी। वो संभलकर बहुत ही संजीदगी की हालत में बोली थी, जबकि उसकी बात सुनकर करण साहब गुस्से के मारे भड़क उठे थे। तुम अपने होश में ही कब थी? अपनी दादी के मरने की खबर सुनकर तुम हर चीज़ को भुलाए दौड़ पड़ी थी। फाइल मुझे कब दे दी तुमने? वो बड़ी डिटेल से झूठ बोलते तनिषा के ऊपर एक बम फोड़ चुके थे। उनके मुकर जाने पर वो इतना तो समझ चुकी थी कि वो फाइल गुम कर चुके हैं और अब सारा कसूर उस पर डाला जा रहा है। तुम्हारे पास सबूत है कि तुमने फाइल इन्हें हैंडओवर की थी? अर्जुन चौधरी के अगले सवाल पर उसका दिल डूबा था। सर, मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मैंने फाइल दी थी। वो कम से कम लड़ नहीं सकती थी। तभी सर झुका दिया। सर, सबूत की बात तो तब होगी ना जब ये सच बोल रही हो। सर, ये लड़की वक्त पर अपना काम पूरा न कर सकी और अब इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही है। करण साहब अपनी बात पर अड़े हुए थे। अगर आपने वो फाइल पूरी की है आपके कहने के अनुसार, तो उसका डेटा आपके पास मौजूद होना चाहिए। शाम तक मुझे वो फाइल अपनी टेबल पर चाहिए, वरना यकीनन कल से आप अपनी सीट पर नहीं होंगी। और करण साहब, अगर इन्होंने शाम तक वो फाइल रेडी करके दे दी तो आप अपनी कुर्सी के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने शाम तक फाइल तैयार करके दे दी इसका साफ मतलब है कि उनके पास डेटा मौजूद है और उन्होंने अपना काम वक्त पर करके आपको हैंडओवर कर दिया था। जो झूठा साबित हुआ वो इस ऑफिस में नहीं रुकेगा। अब आप दोनों जा सकते हैं। अपने कड़कदार अंदाज में बोलते उसने अपने सामने लैपटॉप की स्क्रीन ओपन कर ली। करण साहब तो रिलैक्स थे। उन्हें लगता था जिस तरह से वो अपनी दादी की तबीयत को लेकर दिमागी दबाव का शिकार थी, वो अपना काम टाइम पर पूरा नहीं कर सकेगी और वो बच जाएंगे। तभी वो बड़े आराम से सबसे पहले कमरे से बाहर निकले थे। जबकि वो थके थके कदमों से चलती हुई उसके रूम से बाहर निकलती कि तभी उसके कदम अर्जुन चौधरी की आवाज़ पर रुके थे। मुझे आपकी दादी के मरने का अफसोस है। बिना किसी भाव के कहे हुए ये शब्द उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जब वो बगैर पलटे बस सर को हिलाती कमरे से निकल गई तो सामने वाला सर झटक कर अपने काम में बिजी हो चुका था। अपने केबिन में आती हुई उसने लैपटॉप ऑन किया था। उसका सब काम एक फ़ोल्डर में सेव होता था। उसने बैठते ही सबसे पहले तमाम फ़ोल्डर चेक किए थे। फ़ोल्डर में काम चेक करके उसने प्रिंट आउट निकाल कर उसकी फ़ाइल तैयार की थी। उसे कुछ देर लगी थी, लेकिन उसने वो सारा वर्क वापस ढूंढ कर एक फ़ाइल में सेव कर लिया था और उसे लिए प्रिंट आउट वाले कमरे में चल दी। फाइल बनाते हुए उसका लंच टाइम भी गुजर चुका था। उसकी हल्की हल्की बुखार की हालत अब तेज बुखार में बदल चुकी थी, लेकिन वो बेहिस बनी अपना काम करती गई। इस पूरी दुनिया में उसका ख्याल रखने वाली हस्ती अब नहीं रही थी। अब वो अपनी परवाह क्यों करती? फाइल तैयार करके वो एक बार फिर से अपने बॉस के रूम में मौजूद थी। उनकी टेबल से कुछ फासले पर खड़ी होकर वो उनकी तरफ फाइल बढ़ा चुकी थी, जिसे देखकर उसके माथे पर गहरे बल उभर आए थे। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव धीरे धीरे करके उभरने लगे थे। अगले ही पल वो पियून को करण मेहरा को बुलाने का कहते उसे बैठने का इशारा कर चुका था। सर, मैं बैठ नहीं सकती, मुझे अपना दूसरा काम भी पूरा करना है। मैं बस ही फाइल देने आई थी, अब मैं चलती हूँ। ठंडे अंदाज में बोलती हुई वो उससे जाने की इजाज़त मांग रही थी, जब सामने वाले ने चेहरा उठाकर गौर से उसे देखा। देखने में तो मजबूती से खड़ी वो लड़की अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार थी। अर्जुन चौधरी उसकी आंखों से छलकते दर्द को पढ़ते हुए न जाने क्यों मगर थोड़ा सा बेचैन हुआ था। सर, मैं जाऊं? वो और नहीं ठहर सकती थी। खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। पैर बुरी तरह कांप रहे थे। एक तो बुखार, ऊपर से सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और वो ऐसी नहीं थी कि किसी की बेइज्जती होते अपनी आंखों से देखे। ओके, आप जा सकती हैं। अर्जुन चौधरी ने उसे इजाज़त देते हुए एक बार उसके चेहरे को गहरी नज़र से देखा था। उसका चेहरा पहले से कुछ ज़्यादा लाल होने लगा था। शायद बुखार की तपिश कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। ओके, आप जाइए। उसके रूम से निकलते ही करण मेहरा कमरे में दाखिल हुए थे तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। यकीनन पियून से वो सब कुछ जानकारी ले चुके थे। वो जैसे ही मेज के करीब आए, अर्जुन ने फेंकने के अंदाज में वो फाइल उनके सामने रखी थी।
ये फाइल मिस तनीषा शाम से पहले ही देकर जा चुकी हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि आपने मुझसे झूठ बोला है। आपको मेरे साथ काम करते 5 साल गुजर चुके हैं। यकीनन आप मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और आपने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि एक इंसान की मेहनत को बर्बाद करके उल्टा उसे झूठा भी कहा। गुस्से के मारे उसने दोनों हाथ जोर से टेबल पर मारे थे। अब तो करण मेहरा साहब के पास सच बोलने के सिवा कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। सर मुझे माफ़ कर दें, दरअसल रद्दी वाली फाइल्स के साथ मैंने गलती से वो फाइल भी दे दी थी। मैं डर गया था, इसीलिए झूठ बोल दिया। वो घबराए हुए अंदाज से सफाई देने लगे, जबकि उनकी सफाइयाँ देने पर अर्जुन चौधरी को और भी गुस्सा आया था। बहुत खूब, यानी फ्यूचर में भी आपसे गलतियाँ होंगी तो आप सॉरी बोलने की बजाय किसी और पर अपनी लापरवाही का इल्ज़ाम डाल देंगे, और यकीनन ऐसी हरकतें आप पास्ट में भी करते रहे होंगे। उसके गुस्सीले शब्दों पर उन्होंने नज़रें चुराई थीं। आप इस ऑफिस में मेरे पापा के ज़माने से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने आज अपना भरोसा खो दिया है। अपना रिजाइन लेटर तैयार करें। अगर मैं चाहता तो आपको खुद इस ऑफिस से निकाल देता, लेकिन बस इसी बात का लिहाज कर रहा हूँ। अब आप जा सकते हैं। कड़क अंदाज में बोलते हुए फाइल उठाकर अपने करीब कर चुका था और उसे चेक करने लगा, जबकि करण मेहरा की विनती और माफियाँ कुछ काम नहीं आई थीं। तनिषा तक भी ये बात पहुंच चुकी थी, जिस पर फिलहाल उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था। आज सैलरी मिली थी जो उसने कैश की सूरत में ली थी। अगर वो सीधा उसके अकाउंट में जाती तो ये भी एक सरदर्दी थी। चाची को पता लग जाता कि उसकी कितनी सैलरी आई और कल तक उसका जीना हराम कर देती। उसने हमेशा की तरह 20,000 रुपये साइड की और लिफाफे में बस 30,000 ही छोड़े थे। वो उसकी दादी के मशवरे पर यह काम करती थी। दादी ने उससे कहा था कि अपनी पूरी तनख्वाह कभी भी अपनी चाची के हाथ पर मत रखना, बल्कि एक छोटा हिस्सा निकाल कर बैंक में डाल दिया करना, और वो ऐसा ही करती थी। इस तरह उसे कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो उसे चाची के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। वैसे तो रोज़ उसे पिक एंड ड्रॉप ऑफिस की बैन करती थी, लेकिन आज ऐन वक्त पर बैन ख़राब हो गई थी, जिसके कारण सब अपने अपने हिसाब से अपने घर के लिए निकल गए थे। तनिषा भी अपने लिए ऑनलाइन कैब मंगवा चुकी थी। अब वो ऑफिस में बैठी कैब का वेट कर रही थी कि तभी अचानक ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई थी। एक तो उससे पहले ही बुखार था, और अभी एक नई प्रॉब्लम पेश हो चुकी थी। उसने झुंझलाहट भरे अंदाज में गिलास विंडो से बाहर देखा। दिन अचानक ही रात जैसा मंजर पेश करने लगा था। तभी उसके नंबर पर कैब वाले का मैसेज आया। मौसम की खराबी की वजह से गाड़ी फंस गई थी, वो उसे लेने नहीं आ सकता था। हे भगवान जी, अब क्या होगा? मैं घर कैसे जाऊंगी? वो जैसे रो देने को तैयार हुई थी। तबीयत पहले ही ख़राब थी, ऊपर से अभी सिचुएशन। वो बैग कंधे पर डालते हिम्मत करके उठी थी। लिफ्ट के जरिए वो नीचे पहुंची तो दिमाग घूम गया। किस कदर तेज़ी से बारिश हो रही थी कि हर तरफ धुंध ने चादर तान दी थी। ये मंजर देखकर वो एक पल के लिए डर गई। अभी उसे खड़े हुए कुछ ही मिनट गुजरे थे कि अर्जुन चौधरी की गाड़ी उसकी कुछ दूरी पर रुकी थी। अर्जुन चौधरी का ड्राइवर छाता लेकर नीचे उतरा था और उसके पास आया। मैम, आपको सर बुला रहे हैं। एक भारी आवाज़ पर उसका सर अर्जुन चौधरी की गाड़ी की तरफ घूम गया था। फिलहाल उनकी मदद लेना ही ठीक था, और तभी वो खामोशी से गाड़ी की तरफ चल दी। उसके करीब आते ही पिछला डोर खुल गया था। वो खामोशी से बैग संभाले गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी ने स्पीड पकड़ी थी। अर्जुन चौधरी उसके साथ ही पिछली सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसे बेपरवाह दूसरी साइड बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। लेकिन उसकी खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी की छाप हर चीज़ पर महसूस हो रही थी। उसके परफ्यूम की हल्की हल्की मदहोश करने वाली महक गाड़ी में फैली हुई थी, जो तनिषा को और भी घबराहट का शिकार कर रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बैठी रही, क्योंकि उसके पास अर्जुन चौधरी की मदद लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। थोड़ी देर के बाद अर्जुन ने अपना लैपटॉप निकाला और उसमें बिजी हो गया। वो भी खिड़की से बाहर देखने लगी और अपने दिमाग को उसकी पर्सनालिटी के असर से बाहर निकाला। लेकिन सर में होता तेज दर्द अब हल्के हल्के उसे बेहोशी की हालत में लाने लगा था। भूख, नींद की कमी और बुखार की वजह से उस पर बुरी तरह बेहोशी सवार होने लगी थी, और इससे पहले कि वो सीट पर लुढ़क जाती, सामने वाले ने तेजी से एक हाथ से उसे संभाला और लैपटॉप साइड पर करके उसे सावधानी से पकड़ते हुए यूं लिटाया कि तनिषा का सर उसकी टांग पर टिक गया था। उसको छूते हुए अर्जुन को यह तो एहसास हो चुका था कि उसको तेज बुखार है।
उसका गुलाबी चेहरा बुखार की शिद्दत से दहक रहा था, जबकि होंठ सूख चुके थे। चेहरे पर फैले सुनहरे बालों की लटें अर्जुन ने धीरे से हटाकर कान के पीछे की थीं और उसके कंधे से सरकते दुपट्टे को उठाकर वापस कंधे पर किया था। गाड़ी में ड्राइवर भी मौजूद था। वो नहीं चाहता था कि वो उसका इस तरह बिखरा वजूद देखे। वो जो खुद में मगन रहने वाला इंसान था, अचानक ही उसकी तवज्जो तनीषा ने अपनी ओर खींची थी और उसे खबर भी नहीं हो सकी थी। घर के पोर्च में जाकर गाड़ी रुकी तो वो उसके बेहोश वजूद को सावधानी से बाहों में भरता सीधा चलते हुए अंदर की ओर बढ़ा था। मैरी हमेशा की तरह डोर पर मिली थी। वो रास्ते में ही उसे मैसेज करके गेस्ट रूम खुलवाने का बोल चुका था। तभी मजबूत कदम उठाए उसके पास से गुजर गया, जबकि मैरी सदमे की हालत में मुंह खोले दौड़ती हुई मिसेज चौधरी के कमरे की ओर बढ़ी थी। मैम, सर गोद में किसी बेहोश लड़की को उठाकर लाए हैं। मैरी पहली बार बगैर इजाज़त एक झटके से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुई थी, जबकि इस खबर को सुनते ही अंजलि जी के हाथ से मोबाइल छूट कर गिरा और वो तेजी से साड़ी का पल्लू संभालती हुई बेड से उठकर खड़ी हुई थीं। कहाँ है वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ चलती मैरी के सामने आकर खड़ी हुई थीं तो मैरी उन्हें लिए गेस्ट रूम में दाखिल हुई, जहां अर्जुन उस पर कंबल सही कर रहा था। बेड के करीब ही तनिषा के जूते रखे थे, जबकि उसका हैंडबैग भी टेबल पर रखा था। ये सब यकीनन उस बेहोश लड़की ने खुद नहीं उतारे थे। अंजलि जी की आंखों में इस मंजर को देखकर हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। अच्छा हुआ मामा आप आ गई। मैरी, तुम मामा का बैग लेकर आओ और मामा प्लीज़ आप मिस तनिषा को चेक करें। ये अचानक से बेहोश हो गई है। मैं तब तक चेंज करके आता हूँ। वो एक साथ ही उन दोनों से बोलता हुआ जल्दबाजी में कमरे से निकला तो उन्होंने पलटकर मैरी को इशारा किया, जिस पर वो सर हिलाती पलट गई थी तो वो तनिषा की तरफ चली आई थी। वो उसकी नब्ज चेक कर रही थी। इतने में मैरी उनका बैग भी ले आई थी। वो प्रोफेशनल एक डॉक्टर थी और ख़ुद का क्लिनिक चलाती थी। मैम, मिस तनिषा तो काफ़ी खूबसूरत है। मैरी, जो कब से उस लड़की पर नज़रें जमाए हुए थी, खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। हाँ, खूबसूरत तो काफ़ी है, बल्कि मासूम भी नज़र आती है। वो उसका चेकअप करती बिजी अंदाज में बोल रही थी। ये बेहोश क्यों हो गई हैं? मैरी अब उलझन का शिकार हो रही थी। खुराक की कमी और बुखार, शायद ही लगातार किसी दिमागी टेंशन में है। तनिषा का चेकअप करते हुए वो अब उसके लिए ड्रिप का इंतजाम करवा रही थी। जब तनिषा के बैग में रखा फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, मैरी ने जल्दी से फ़ोन निकालकर अंजलि जी की तरफ बढ़ाया। जहां चाचू लिखा आ रहा था, यकीनन कॉल इस लड़की के घर से थी। उन्होंने कॉल रिसीव करते धीरे से हेलो किया था। ये तनिषा का फ़ोन है ना? आप कौन है? तनिषा के फ़ोन पर किसी अजनबी औरत की आवाज़ सुनते वो कुछ परेशान हुए थे, जबकि उनके पीछे खड़ी सुषमा जी के कान भी खड़े हुए थे और उनके करीब आते हुए फ़ोन से आने वाली आवाज़ों को गौर से सुनने की कोशिश करने लगीं। तनिषा जी, तनिषा का फ़ोन है। दरअसल आपकी भतीजी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है तो वो बेहोश हो गई थी। मेरी बेटी के साथ ऑफिस में ही काम करती है। वो उसकी हालत के कारण उसे घर ले आई है। दरअसल हमारा घर ऑफिस से करीब ही है। उन्होंने बहुत ही समझदारी से बात बनाई थी। वो जवान लड़की थी और ये मामला काफ़ी नाजुक था। आप मिताली की माँ बात कर रही हैं? मैं जानता हूँ उस बच्ची को। अब कैसी है मेरी भतीजी? अंजलि जी की बातें सुनकर वो कुछ रिलैक्स नज़र आ रहे थे। बुखार के साथ साथ बीपी भी लो हो रहा था। उन्हें ड्रिप लग रही है, अब काफ़ी बेहतर है। आप फिक्र न करें, वो मेरे घर पर एकदम सेफ है। मैं खुद बेटी वाली हूँ। मौसम भी बेहद ख़राब है, वरना मैं उसे घर भिजवा देती। वो उन्हें हर तरह से संतुष्ट करने की कोशिश कर रही थी और यह भी सच था कि उनकी 2 शादीशुदा बेटियां थीं जो अर्जुन से बड़ी थीं। कुछ बातों के बाद वो फ़ोन कॉल कट कर चुकी थीं। अर्जुन चौधरी जिस वक्त गेस्ट रूम में वापस आया तो तनिषा को ड्रिप लगी हुई थी। कैसी तबीयत है बिस्की? उसके पूछने पर अंजलि जी ने बेटे को गहरी निगाहों से देखा था। मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी की इतनी फिक्र करते नहीं देखा। वो उसे देखकर संजीदगी से बोली तो वो वहीं सोफे पर बैठा अपनी नज़रें तनिषा के बेहरकत वजूद पर जमा गया था। ममा, आप भी न जाने क्या क्या समझ रही हैं। मिस तनिषा मेरी कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत थी और मैंने बस मदद कर दी। आप भी न जाने क्या क्या समझ लेती हैं। वो उनकी बात का मतलब समझते हुए झुंझलाया था। लेकिन हाँ, अपनी नज़रें तनिषा के वजूद से नहीं हटाई थीं। न जाने क्यों, लेकिन अब तक उसके स्पर्श के जादू में खुद को कैद महसूस कर रहा था। तनिषा के चाचू का कॉल आया था। मैंने तसल्ली करवा दी है। लेकिन इस बच्ची की कंडीशन ऐसी क्यों हो गई? वो उसके बारे में जानने को बेचैन थी।
जब मैरी शाम की चाय और ज़रूरी चीज़ों की ट्रॉली घसीटते हुए वहीं चली आई थी। अब दोनों माँ बेटा चाय पीते हुए तनिषा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तनिषा की आंख खुली तो खुद को एक अनजान जगह पर देखकर वो तेजी से उठकर बैठी थी और उसी तेजी के साथ बिस्तर से उतरकर कमरे से निकलती नंगे पांव ही मार्बल के फर्श पर कदम जमाते कमरे से बाहर आई थी। जल्दबाजी में अपने शूज़ दुपट्टे का ख्याल भी नहीं रहा था। कहाँ भाग रही हैं इस हाल में? इस ठंडी और रौबदार आवाज़ को पहचान कर वो झटके से पीछे घूमी तो अपनी जगह जम गई। मैं यहाँ कैसे? वो घबराहट में बोली। सामने वाला नाइट ड्रेस में उसके सामने खड़ा था। उसने हमेशा उसे फॉर्मल ड्रेस में देखा था। ये पहली बार था कि वो उसे यूं घरेलू हुलिये में देख रही थी, वो भी नाइट लोअर टी शर्ट में। लेकिन वो इस ड्रेस में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तराशी हुई घनी मूछें, खिलता गंदमी रंग और बॉडी बिल्डर जैसा वजूद। वो मर्दाना खूबसूरती से माला माल था। आप बेहोश हो गई थी। मेरी मम्मा ने आपका ट्रीटमेंट किया है और अब आप ठीक होकर फिर से बीमार पड़ना चाहती हैं। मैरी। उसे नंगे पैर देखकर उसने एक तेज आवाज़ मैरी को लगाई थी तो वो एकदम जिन की तरह हाजिर हो गई। इन्हें कमरे में लेकर जाएं, ये अभी पूरी तरह अपने होश में नहीं हैं। इन्हें कुछ खिला पिलाकर दवाई दे दें। तनिषा के वजूद पर एक गहरी नज़र डालते वो वापस स्टडी में जा घुसा तो तनिषा को भी अपनी हालत का एहसास हुआ था। वो बिना दुपट्टे के ही कमरे से बाहर निकल आई थी और अब ये सोचकर शर्म से लाल हुई थी कि वो इस होलिये में उस इंसान के सामने खड़ी थी। शर्मिंदा शर्मिंदा सी वो मैरी के साथ कमरे के अंदर वापस चल पड़ी थी, लेकिन शर्मिंदगी से बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसने अर्जुन की वो नज़रें महसूस की थीं जो उसने उसके वजूद पर डाली थीं। यकीनन अर्जुन को उसका इस रूप में बाहर आना पसंद नहीं आया था। मैरी की मदद से वो फ्रेश होती बेड पर चली आई थी। नौकरानी उसके लिए डिनर ले आई जिसमें सूप और दलिया था। इस वक्त भूख भी खूब लग रही थी, इसलिए उसने हर बात को भुलाते हुए पेट भर कर खाया था। अब खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। सुनहरे बाल जोड़े की शक्ल में थे जबकि कंधों पर दुपट्टा फैला था। वो पहले से काफ़ी फ्रेश लग रही थी। कमरे में दाखिल होते हुए अर्जुन ने उसको एक नज़र में पूरा जायजा ले लिया था। जब उसके आने पर मैरी खाली ट्रे उठाती वहाँ से निकल गई थी। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। वो सर झुकाए कुछ शर्मिंदा सी नज़र आ रही थी। खैर, परेशानी तो उठानी पड़ी। अपने जल्दबाजी अंदाज में बोलते हुए वो सोफे पर बैठता टांग पर टांग रख गया था। आपके घर से कॉल आई थी तो मम्मा ने आपके चाचू से बात की थी। वो उसे अपनी माँ और उसके चाचू के बीच की बातचीत बता रहा था। जब उसकी बात सुनकर तनिषा ने गहरा सांस लिया। जिस अंदाज में उसकी मम्मा ने उसके चाचू को संतुष्ट किया था वो उनकी आभारी हो गई थी, वरना एक बड़ी मुश्किल में फंस जाती। वो अपने चाचा चाची को क्या जवाब देती, वरना तो उसकी चाची ने एक रात बाहर गुजारने पर एक कयामत खड़ी कर देनी थी। वो उनकी आदत को अच्छी तरह जानती थी। अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आराम करें। सुबह ड्राइवर आपको आपके घर छोड़ आएगा। कल ऑफिस की छुट्टी करके परसों आप बिल्कुल ठीक हालत में मुझे ऑफिस में नज़र आनी चाहिए। अपनी जगह से उठकर वो एक नज़र उस पर डालते हुए वहाँ से निकलता चला गया। वो एक बेचैनी का शिकार हो रहा था। पता नहीं क्यों बार बार उसकी नज़रें तनिषा के वजूद में उलझ रही थीं। कभी उसकी नाक की नथ को देखता तो कभी होठों की हल्की हल्की हरकत पर उसकी नज़रें ठहर जातीं, तो कभी गालों से होकर उसकी उलझी लटों पर ठहर जातीं, या फिर कभी कभी उसकी उठती गिरती घनी पलकों में गुम होने लगता। यही सब बातें उसे झुंझलाहट का शिकार करने पर मजबूर कर रही थीं। आज तक उसने कभी किसी लड़की को इतने गौर से नहीं देखा था। उसकी ज़िंदगी में आज तक खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों का सामना हुआ था, लेकिन वो कभी भी एक के बाद दूसरी नज़र उन लड़कियों पर डालना ज़रूरी नहीं समझता था। वो उसे हुक्म देता हुआ कमरे से निकल गया था, जबकि वो अपने अकड़ू और खड़ूस बॉस का हुक्म मानती बिस्तर पर लेट गई थी। एक अजनबी घर में उसे बहुत ज़्यादा सुकून तो नहीं था, लेकिन खुद को गैर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। सुबह को तैयार होकर मैरी के साथ बाहर आई थी। वो इस वक्त तो बिल्कुल न्यू ड्रेस में मौजूद थी जो अंजलि जी ने मैरी के हाथों उसके लिए भिजवाया था। ब्लैक सूट उसकी खूबसूरत दमकती दूधिया रंगत पर मानो सज गया था। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो दोनों माँ बेटों को बातें करते देखा। वो झिझकते हुए आगे बढ़ती आई और उन्हें गुड मॉर्निंग करते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींच गई, जबकि अपने लाए गए सूट में तनिषा को देखकर अर्जुन चौधरी के दिल ने एक धड़कन को मिस किया था। ये सूट अर्जुन चौधरी कुछ ही दिन पहले अपनी बहन के लिए लेकर आया था, जो अब उसकी माँ ने उठाकर तनिषा को दे दिया था। ऐसा लगता था जैसे ये ड्रेस उसी के लिए बनाया गया हो।
अरे वाह, भगवान बुरी नज़र से बचाए, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने आज तक ये रंग कभी किसी पर इतना खिलते हुए नहीं देखा। अंजलि जी की तारीफ पर एकदम से शर्म आ गई थी, जबकि अर्जुन ने उसके लाल होते चेहरे को काफ़ी दिलचस्प भरी नज़रों से देखा था। अरे रुक क्यों गई, आओ ना, सुकून से नाश्ता करो, फिर ड्राइवर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। वैसे तुम्हारी तबीयत अब काफ़ी बेहतर लग रही है। अर्जुन ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही तुमने अपनी दादी को खोया है। उसका हाथ पकड़कर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाते हुए वो उसकी दादी के बारे में बातें करने लगी। मेरी दादी इस पूरी दुनिया में मेरा एक इकलौता रिश्ता थी। मेरे मम्मा पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला था। अब वो नहीं हैं तो जिंदा रहने का भी दिल नहीं चाहता। जज्बाती होते हुए उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे, जबकि उसके आखिरी शब्द अर्जुन को न जाने क्यों लेकिन बहुत बुरे लगे थे। किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती तो हर कोई अपने प्यारों के साथ इस दुनिया से ही चला जाता, फिर इस दुनिया में बाकी क्या रहता। आप एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की होकर ऐसी जज्बाती बातें करती हुई एकदम बेवकूफ़ लग रही हैं। मैं तो आपको काफ़ी होशियार समझता था, लेकिन आपने मुझे नाउम्मीद किया। सामने वाले के सख्त शब्द और ठंडे अंदाज पर जहां तनिषा ने शर्मिंदगी महसूस की थी, वहीं अंजलि जी ने उसे घूर कर देखा था। अर्जुन, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है और तुम ही अपनी बॉसगिरी ऑफिस में झाड़ा करो। तनिषा मेरी मेहमान है। उसे शर्मिंदा होती देख अंजलि जी ने अपने बेटे को सख्त शब्दों में डांट दिया तो वो नाराजगी भरी नज़रों से उन्हें देखता हुआ नाश्ते की तरफ झुक गया। लाख वो अपने ऑफिस का बॉस, लेकिन घर पर तो उसकी बॉस उसकी माँ ही थी। जबकि तनिषा भी अंजलि जी की बातों से बहल गई थी। वो उसके घर वालों और दादी के बारे में छोटे छोटे सवाल करती रही। नाश्ते के बाद उसके जाने से पहले तनिषा को चेक करके उसे कुछ दवाई लिखकर भी दे दी। जाने से पहले फ़ोन नंबर भी ले लिए थे एक दूसरे के, जबकि वो उनका धन्यवाद करती घर के लिए निकल चुकी थी। उस दौरान अर्जुन चौधरी भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला गया था। तनिषा का ज़्यादातर वक्त काम में गुजर रहा था। करण मेहरा के जाने के बाद उनकी जगह तनिषा को मिल गई थी, जबकि मिताली को उसका असिस्टेंट बना दिया गया था। इस वक्त उसे अपनी दादी की बहुत ज़्यादा याद आई थी कि अगर वो होती तो उसकी तरक्की पर बहुत खुश होती। फिर वो दादी पोती दवाई के बहाने घर से बाहर जाती और खूब ऐश करती। वो अक्सर अपनी खुशियाँ यूं ही छुप कर मनाती थी और उसका खूब मज़ा भी लेती थी। लेकिन अब तो वो दिन ख्वाब हो गए थे। वो अब ज़्यादातर अर्जुन चौधरी के ऑफिस में ही पाई जाती थी, जहाँ वो उसके काम करने में लगन देखकर इम्प्रेस होता था, तो वहीं कभी कभी वो उससे काफ़ी रूडली भी बात करता था। ये उस वक्त होता जब उसके दिल का झुकाव तनिषा की तरफ होने लगता था। तनिषा अपने धूप छाँव जैसे बॉस की बातें चुपचाप सह जाती थी, जिसकी एक वजह उसका वो एक बहुत बड़ा एहसान था। उसकी दोस्ती अंजलि जी से हो चुकी थी, जिसमें ज़्यादा हाथ उन्हीं का था। वो अक्सर उसे मैसेज या फ़ोन करती रहती थी, तो अब वो भी अक्सर अपनी बातें उनसे शेयर करने लगी थी। दिन अपनी रफ्तार से भागते जा रहे थे। उसकी दादी को गुजरे हुए 2 महीने होने वाले थे, जब एक दिन ऑफिस से वापसी पर उसने अपने घर में कुछ हलचल सी महसूस की थी। वो ड्राइंग रूम में जाने की बजाय सीधा अपने कमरे में आई थी। थकान से उसका बुरा हाल था। वो अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखती, बैग वहीं बेड पर डालते खुद बेड पर ढेर हुई थी। चाय की तेजी से तलब हुई, लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं था। उसे अभी लेटे हुए मुश्किल से कुछ ही मिनट गुजरे थे कि उसकी चाची कमरे में चली आईं। अरे तुम दबे कदमों कमरे में आकर सीधा घुस गई। बंदा बाहर आकर देखता है कि कौन आया गया है। उनकी कड़कती आवाज़ पर उसने झुंझलाहट से अपना सर तकिए से बाहर निकाला था। चाची, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, वो ठंडे अंदाज से बोलते उनको मिर्ची लगा गई थी। तो मैडम जी, हम कौन सा तुमसे हल चलवा रहे हैं, बस इतना ही कहा है कि बाहर मेहमान आए हैं, चलकर उनसे हाय हेलो तो कर लो। वो गुस्से में भड़क उठी थी, लेकिन आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं की थी। चाची, तानिया दीदी के ससुराल वालों से मिलकर मुझे क्या करना है। वो समझ रही थी कि उनकी बड़ी बेटी के ससुराल वाले आए हैं, क्योंकि वो अक्सर ही खाना खाने उनके यहाँ किसी न किसी बहाने से पहुँचे होते थे। अरे भाई, तानिया के नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। इस बार उनका अंदाज थोड़ा नरम था, जबकि तनिषा झटके से उठकर बैठी थी। मेरे ससुराल वाले? वो बुरी तरह हकलाई। अरे तुम पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बिजी थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें बताना भूल गई थी। सुमित का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। तुम्हारे चाचा को तो वो पहले ही बहुत पसंद था, बस फिर क्या था, हमने पहली फुर्सत में ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो खुशी खुशी बताते मानो उसके ऊपर पहाड़ तोड़ बैठी थी। कौन सुमित? उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अरे मेरा कजन, मेरा भाई सुमित, और कौन होगा भला।
देखा नहीं मम्मी जी के मरने पर कैसे सारे इंतजाम देखे उसने, और तुम्हें तो बहुत ही पसंद करता है वो कुछ और कहती कि गुस्से के मारे तनीषा भड़क उठी थी। लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करती, आप मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना समझें। मैं हरगिज भी उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस सुमित नाम के इंसान के टुकड़े टुकड़े करके रख दे। दादी की जिंदगी में भी उसके पास आने पर वो उसके सामने से गायब हो जाती थी। उस इंसान की नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो शराब पीता था और ये बात पूरा ख़ानदान जानता था। उसकी पहली बीवी उसकी ख़राब हरकतों की वजह से उसे छोड़ गई थी और अब ये लोग उस इंसान के साथ उसे जोड़ रहे थे। तनिषा अपनी बात कहकर वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि गुस्से से पांव पटकते हुए बाथरूम में जाकर बंद हो गई थी। पीछे से चाची गुस्से से भरी बातें उसे सुनाती रहीं, लेकिन उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। वो काफ़ी देर तक बाथरूम से नहीं निकली तो चाची मजबूरन कमरे से बाहर निकल गई, और उन लोगों को क्या कहा उसे नहीं पता, क्योंकि रात खाने के लिए भी वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी और ना ही किसी ने उसे बुलाया था। इस वक्त भी उसे शिद्दत से अपनी दादी की याद आई थी। जब कभी ऐसा होता कि उसके लिए खाना नहीं पहुंचता या उसकी पसंद का कुछ नहीं होता तो दादी ऑनलाइन ही उसका खाना मंगवा लेती थीं। लेकिन ये काम 12 बजे के बाद ही होता था, जब सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके होते थे। वो मैसेज या कॉल आने पर दबे कदमों दरवाजे तक जाती थीं और ऑर्डर लेकर उन्हीं कदमों वापस आती। कमरा बंद करके दोनों मौज उड़ाती थीं। वो आज भी खाना ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन उसका दिल नहीं किया। वो बिस्तर पर यूं ही आलसी बनी पड़ी रही। तभी अंजलि जी की अचानक कॉल पर वो हैरान होते कॉल रिसीव कर गई। आपने इस वक्त तो कॉल क्यों किया, सब ठीक तो है ना? वो परेशान हुई थी तो उसकी फिक्र पर अंजलि जी मुस्कुराई थीं, जबकि स्टडी रूम में बैठकर काम करते अर्जुन का सारा ध्यान उनकी तरफ लग गया था, जो कुछ दूरी पर रखे सोफे पर ईजी होकर बैठी थी। कुछ देर पहले तक वो एक किताब पढ़ रही थी और अब वो किताब उनकी गोद में रखी थी। अरे तनीषा बच्चे, घबराने वाली बात नहीं है, बस मेरे दिल ने कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैंने तुम्हें कॉल कर ली। बताओ क्या हो रहा है, डिनर कर लिया? वो यूं ही आम सी बात कर रही थी और अर्जुन सोच रहा था कि उन दोनों के बीच इतनी दोस्ती कब हो गई। मुझे भूख नहीं है तो मैंने खाना नहीं खाया। उसकी मरी मरी आवाज़ सुनते उन्होंने कॉल स्पीकर पर की थी। कुछ हुआ है? घर पर तुम्हारी चाची ने कुछ कहा है तुम्हें? उनके सवाल पर वो उलझन का शिकार हुई थी कि उन्हें बताए या नहीं। वो भी उसकी खामोशी महसूस कर गई थी, जबकि अर्जुन बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया था। किसी न किसी से अपने जज्बात शेयर करना चाहती थी और फिर फैसला कर लिया। उसने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर जहां उन्हें उसकी चाची की हरकत पर अफसोस हुआ था, वहीं अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची थी। तुम्हारे इनकार के बाद उनका क्या रिएक्शन था? वो आगे बोली तो सामने से ठंडी गहरी सांस लेने की आवाज़ स्पीकर में आई थी। उन्होंने डिनर के लिए मुझे नहीं बुलाया। उसकी हल्की हंसी में टूटे कांच जैसी चुभन का एहसास था। अर्जुन का बस नहीं चला कि अभी वहाँ जाए और उसकी चाची का दिमाग ठिकाने लगा दे। तो तुम उन्हें छोड़कर मेरे पास आ जाओ तनिषा, उन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है। अचानक ही वो अपने बेटे के दिल की बात कह गई थी। तो अर्जुन हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगा। मैं किस रिश्ते से बाहर रह सकती हूँ भला? उसने हंसकर बात टाल दी थी तो अंजलि जी होंठ भींच कर रह गईं। और होटल में भी जाकर मैं नहीं रह सकती। हमारे समाज में एक तन्हा लड़की को ऐसे अकेले रहना कितना खतरनाक होता है, ये आप भी जानती हैं। यहाँ कम से कम नाम के रिश्ते तो हैं। वैसे आप फिक्र ना करें, मैं ये शादी नहीं करने वाली। चलिए रात बहुत हो गई है, सुबह मुझे टाइम पर उठना है। अगर मैं ऑफिस से लेट हुई तो मेरे जल्लाद बॉस ने मुझे सूली लटका देना है। उसका भारी लहजा पल में शरारते हुआ था और अगले ही पल वो उन्हें गुड नाइट कहती कॉल काट गई थी। बेचारी तनिषा न जाने कब तक ऐसे पत्थर लोगों के बीच रहेगी। भला बताओ, उसकी दुगनी उम्र के इंसान से शादी करवाने पर तुली है उसकी चाची। मुझे लगता है मामला कुछ और है। यकीनन उस इंसान ने कोई लालच दिया होगा उसकी चाची को। वो हर पहलू पर सोचते हुए लगातार बोलती जा रही थी, जबकि अर्जुन ने उन्हें नरमी से टोका था। मामा प्लीज़, ये मिस तनिषा का मामला है तो आप इसे अपने सर पर सवार न करें। तो जवाब में उन्होंने अपने बेटे को घूर कर देखा था तो वो जल्दी से नज़र चुराकर अपना काम करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार तनिषा की ओर जा रहा था। उसका यूँ खाली पेट सोना उसे बेचैन कर रहा था। पूरे हफ्ते ही उसने तनिषा के चेहरे पर वो परेशानी ढूंढनी चाहिए जो उसने उसकी मम्मी से डिस्कस की थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती थी। शायद उसे अपनी फ़िक्रों की और अपनी परेशानियों को शो करना पसंद नहीं था।
वो अपनी माँ से भी उसके बारे में पूछ नहीं सकता था, क्योंकि सूरत में वो उससे सवाल करती तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ घर में शादी की शॉपिंग चल रही थी। तनिषा को यही लगा कि वो शॉपिंग अपनी बड़ी बेटी तानिया की शादी के लिए कर रही है। लेकिन संडे की सुबह जब मोहल्ले की पार्लर वाली उसको मेहंदी लगाने आई तो उस पर इस बात का खुलासा हुआ कि आज उसकी शादी है, सुमित के साथ, और विदाई भी। ये खबर सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, खूब बाबेला मचाया, अपने चाचू से भी बात की, लेकिन सब बेकार था। सुमित एक कारोबारी आदमी था और तनिषा के बदले उसके चाचा को एक सुपर स्टोर खुलवा कर दे रहा था, और उसके अलावा उनके बेटे को काम के लिए बाहर भेजने वाला था। ये शादी नहीं थी, एक तरह से उसका सौदा किया जा रहा था। वो सदमे से बेहाल होते होते एकदम से उठकर बैठी थी। हाँ, इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान उसका मददगार बन सकता था। सोचने वाले अंदाज में अपने तकिए के नीचे से फ़ोन निकालकर वो अंजलि जी को कॉल लगाने लगी, लेकिन फ़ोन बज कर बंद हो गया। किसी ने कॉल नहीं उठाया तो उसने व्हाट्सएप पर वॉइस नोट छोड़ दिया। आज शाम में ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी सुमित से कर रहे हैं। प्लीज़ आंटी जी मेरी मदद करें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। वॉइस नोट भेजकर वो बिस्तर पर फिर से ढह गई थी। अंजलि जी की आज कुछ फ्रेंड्स लंच पर आई थी। उनका फ़ोन कमरे में था, जबकि वो मेहमान नवाजी में बिजी थी। 3 बजे के बाद कहीं जाकर वो फ्री हुई थी। आज संडे था तो अर्जुन भी गोल्फ क्लब गया हुआ था। वो अभी कुछ देर पहले ही घर लौटा था। बात लेकर बाथरूम से निकला कि अंजलि जी हैरान और परेशान सी उसके रूम में दाखिल हुई थी। क्या हुआ मामा? वो उनके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर तेजी से उनके पास आते हुए उनका हाथ थाम गया। ये सुनो, तनिषा का मैसेज, उसने मुझे मदद के लिए पुकारा था। ये मैसेज सुबह 11 बजे का आया हुआ है। इस वक्त तो शाम के 4 बज रहे हैं। मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो अब कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो ठीक तो होगी ना अर्जुन? वो जैसे रो देने को तैयार हुई थी, जबकि वॉइस नोट सुनने के बाद अर्जुन के अंदर जैसे लावा सा फट पड़ा था। मामा, उसने मदद मांगी है तो उसे मदद ज़रूर मिलेगी। आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं उसके घर जा रहा हूँ। ड्राइवर को उसका एड्रेस मालूम है। उनके सर पर तसल्ली भरे अंदाज में प्यार देते वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ा था। लॉकर से अपनी गन लेकर उसने पीछे पैंट में लगाई और शूज़ पहनकर फ़ोन उठाया। जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया। वो तो तनिषा के लिए दुआ मांगती रह गई थी, जबकि अर्जुन का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर तनिषा तक पहुँच जाए। वो जाने वहाँ किस हाल में थी। वॉइस नोट सुनकर तो लग रहा था कि वो रो रही है। उसने रास्ते में अपने अंकल को भी कॉल की थी, जो इस शहर के डीआईजी थे। उन्होंने उन्हें शॉर्ट में सारे हालात समझाकर एड्रेस देते हुए वहाँ लेडी पुलिस को भेजने को कहा था। चाची, मुझे नहीं करनी सुमित जी से शादी। वो इतने बड़े हैं मुझसे और इतने मोटे। तनिषा दुल्हन के जोड़े में सजी आंसू बहाती बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। बस कर मनहूस, सारी जिंदगी हमारे सर पर सवार रही, हमारा खाया पिया कैसे कैसे मैंने तुझे झेला है ये मैं ही जानती हूँ। और अब जो तुझसे थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है तो तू वो फ़ायदा भी नहीं दे रही। आखिर क्या कमी है मेरे भाई में? और मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, ज़्यादा बड़ा नहीं तुझसे, बस 12 साल ही तो बड़ा होगा, और इतना फ़र्क कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे भाई की नज़र तेरे ऊपर पड़ गई तो तेरे भाग्य खुल गए, वरना तेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। चुपचाप शादी कर ले, खुश रखेगा तुझे। चाची ने उसे घसीट कर ले जाते हुए बोला, जबकि वो खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेकिन भारी भरकम सुषमा जी के आगे नाजुक सी तनिषा का कोई बस नहीं चल रहा था। इससे पहले वो घसीट कर उसे बाहर ले जाती, गोलियों की आवाज़ से पूरा मोहल्ला गरज उठा था। चाची ने दहलकर अपने दिल पर हाथ रखा, जबकि तनिषा की आंखें भी फैल गई थीं। उसे समझते देर न लगी कि वो सितमगर आ गया है, और जैसे ही तनिषा ने निगाह उठाकर सामने देखा तो वो जो सोच रही थी वो सच हुआ था, क्योंकि सामने ही वो अपनी शानदार पर्सनालिटी में उसकी मदद करने आ गया था। अरे ये क्या गुंडागर्दी है? उसकी चाची उससे आगे बढ़ी थी जब लेडी पुलिस भी वहाँ दाखिल हुई थी। मिस तनिषा, हमें खबर मिली है कि आपका ज़बरदस्ती विवाह किया जा रहा है। लेडी पुलिस ने आगे बढ़ते हुए तनिषा से पूछा था, तो कितने ही आंसू बेमोल होते उसके गालों पर लुढ़क आए थे। सुषमा दीदी, ये क्या चक्कर है? आपने तो कहा था तनिषा शादी के लिए पूरे दिल से राजी है। सुमित गुस्से में चाची के ऊपर चढ़ दौड़ा। अरे सुषमा, बोलती क्यों नहीं? अपने लालच में मेरे बच्चे को जेल भिजवाने का इरादा है तेरा? तेरा तो सत्यानाश हो। सुमित की माँ एकदम से बिगड़ गई थी।
मामला हाथ से निकलते देख चाची की जान निकली थी, जबकि तनिषा के चाचू जो कमरे में जाकर घुस गए थे वो तो पहले ही इस शादी के हक में नहीं थे, बस अपनी बीवी के ज़बरदस्ती करने की वजह से खामोश हो गए थे। तुम सामान लेकर आओ तनिषा, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इस बार उसने पूरे हक से पुकारा तो वो बस भीगी आंखों से उसे देखती रह गई। फिर तेजी से पलट गई और वो लोग आपस में बहस कर रहे थे जब लेडी पुलिस ने बीच में दखल देते मामला ख़त्म करवाया था। सुमित साहब तो धमकी देकर चले गए थे कि उससे अपना एक एक रुपया वापस चाहिए, वरना उनके साथ वो बुरी तरह पेश आएगा। वहीं तनिषा अपने कमरे में जाकर अपना ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डालते बैग लेकर कमरे से बाहर निकली और कमरा लॉक करके चाबी अपने हैंडबैग में डाली थी। ये कमरा मेरी दादी का था, मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ वक्त गुजारने आऊँगी। अगर इस कमरे का ताला तोड़ा या मेरे अलावा कोई भी इस कमरे में दाखिल हुआ तो नतीजे के जिम्मेदार वही होगा। सख्त अंदाज में वार्निंग देते हुए वो सर उठाए अर्जुन के साथ उस घर की दहलीज पार कर गई थी। उसके निकलते ही पुलिस भी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई थी। अर्जुन ने उसका बैग पिछली सीट पर रख दिया और जाकर फ्रंट सीट पर खामोशी से बैठ गई थी। अब न जाने ये सफ़र उसे कहाँ लेकर जाने वाला था। तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। वो जो गेस्ट रूम में 1 घंटे से गुमसुम बैठी हुई थी, अंजलि जी ने उसके पास आते हुए एक लाइट पिंक कलर का खूबसूरत सा लहंगा बढ़ाया। तैयार क्यों होना है? वो उलझन से उन्हें देखने लगी। तुमने ही तो कहा था कि तुम बगैर किसी रिश्ते के इस घर में नहीं रह सकती, इसीलिए मैं तुम्हें इस घर में रहने की एक ठोस वजह दे रही हूँ। अर्जुन से शादी करके तुम उसकी बीवी की हैसियत से इस घर में रहोगी। अंजलि जी के शब्दों पर वो हैरान सी रह गई थी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस इंसान को पा सकेगी, लेकिन ये बात सच हो गई थी। आप सर की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? वो कितने गुस्से वाले हैं और सख्त मिजाज के इंसान हैं। वो अच्छे से जानती थी, यही कारण था कि वो घबरा रही थी। अर्जुन मेरा बेटा है। उसने अपने पापा के जाने के बाद अपना हर फर्ज पूरे दिल से पूरा किया है। मेरे अर्जुन को तुम जैसी प्यारी लड़की ही डिज़र्व करती है। प्लीज़ इनकार मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा एक बहू की नज़र से देखा है और सच मानो तो आज मेरी ख्वाहिश आज पूरी हो रही है। तो मैं बेपनाह खुश हूँ। प्यार से उसके गाल छूकर वो उसे वॉशरूम तक छोड़ती कमरे से निकल गई थी, जबकि मैरी वहीं कमरे में रह गई थी ताकि तैयारी में तनिषा की मदद कर सके। वो तैयार होते बाहर आई तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे। शायद अंजलि जी के कुछ करीबी रिश्तेदार थे। 2-3 घंटे में ही अंजलि जी ने बाहर लॉन में शादी का इंतजाम कर लिया था। उसे ले जाकर मंडप में बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद अर्जुन भी उसके बराबर में बैठ चुका था। उसके बैठते ही वो बुरी तरह घबराई थी कि अर्जुन ने एकदम से उसका हाथ अपने हाथों में थामा था और हल्के से दबाकर उसे तसल्ली दी थी। पता नहीं क्यों तनिषा को थोड़ी सी तसल्ली जरूर मिली थी। हालांकि उसकी छुअन पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। अंजलि जी भी उसकी घबराहट को महसूस करते हुए बिल्कुल उसके पास खड़ी हो गई थीं। अर्जुन के हाथों में उसका ठंडा नरम हाथ बुरी तरह कांप रहा था और ये कंपन महसूस करते हुए अर्जुन ने इसे एक पल के लिए घूर कर देखा था। वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए कुछ कह न सका। वो उससे यूं डर रही थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हो। कुछ ही देर में शादी संपन्न हुई थी तो उसने अंजलि जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया था और फिर उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे अपने माँ बाप और अपनी दादी की कमी बहुत महसूस हुई थी। अंजलि जी के इशारा करने पर अर्जुन ने तनिषा को अपने साथ लगाया और उसे लिए हुए सोफे पर आ बैठा। मैरी ने उसे जूस का गिलास पकड़ाया तो वो उसे अपने हाथों से जूस पिलाने लगा। मैं खुद पी लूँगी। वो सबकी मौजूदगी में घबरा रही थी, जबकि उसकी बहनें वीडियो कॉल पर यह मंजर देखते हुए अपने भाई को खूब छेड़ रही थीं। लेकिन मजाल है जो सामने वाले ने अपने चेहरे से कोई भी जज्बात जाहिर करने दिए हों। शादी जल्दबाजी में हुई थी और बेहद सादगी से हुई थी, लेकिन अब उन लोगों का इरादा था कि रिसेप्शन खूब धूमधाम से करेंगे और इस रिसेप्शन में उसकी बहनें भी शामिल होने वाली थीं। अभी तो फिलहाल उनके कुछ करीबी रिश्तेदार और कुछ बिजनेस फ्रेंड्स ही मौजूद थे। ये शादी कोई छुपकर नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीवी की तस्वीरें कहीं शेयर करने वाला नहीं था। मेहमान खाने के बाद एक एक करके जाने लगे तो अंजलि जी के कहने पर मैरी उसे कमरे में छोड़ गई थी। अर्जुन चौधरी का कमरा भी उसकी तरह शानदार था। बड़े से बेड पर बैठी और बेड से पीठ टिका गई थी। खाना उसने
सामने वाले की आंखों में गुस्सा देखने पर जबरदस्ती थोड़ा सा खाया था। नींद और दिमागी थकान ने अचानक ही हमला बोला कि वो बिस्तर पर लेटती उन्हीं कपड़ों में सो गई थी। सब दोस्तों को भेजकर वो जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ, तनिषा गहरी नींद सो रही थी। वो सर झटकता ड्रेसिंग रूम में चला गया। 15 मिनट के बाद उसकी वापसी हुई तो वो नाइट ड्रेस में मौजूद था। बालों में हाथ फेरते वो बेड पर तनिषा के बिल्कुल करीब होकर बैठा था। वो उसकी हो गई थी और हैरत अंगेज तौर पर उसका दिल आज बहुत सुकून से था। कुछ दिनों से जो बेचैनी उसके दिल पर सवार थी वो कहीं दूर हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके नथ को छुआ था तो दिल में एक लहर सी उठी थी। उसके दिलो दिमाग पर नशा तारी हो गया था। यूं ही अनकंफर्टेबल हालत में सो गई हैं मैडम, धीरे से बड़बड़ाते हुए उसने बड़ी सावधानी से उसका बड़ा सा कामदार दुपट्टा उसके सर से पिन निकाल कर अलग किया था और एक तरफ रख दिया। फिर बारी बारी उसकी सारी ज्वेलरी भी उतार कर साइड दराज में डाल दी। ड्रेस इतना हैवी नहीं था, दुपट्टा ज़्यादा हैवी था। ये सारा काम करते हुए उसके साथ ही बिस्तर पर लेटकर उसका हाथ पकड़कर अपने दिल की जगह पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर गया। आजकल उसे नींद कुछ मुश्किल से ही आती थी, लेकिन आज उसे यकीन था कि वो सुकून से सोने वाला था। सोई हुई तनिषा ने कसमसाती हुई आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन चौधरी उसके तकिए पर लगभग सर रखे हुए था, जिस वजह से उनके चेहरे एक दूसरे से बेहद करीब थे। यही नहीं, उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाए उसके हाथ को अपने सीने पर रखे हुए था, जिस कारण उसकी धड़कनों को वो आसानी से महसूस कर सकती थी। उसने खुद को महसूस किया तो दिल दहल गया। उसने दूसरा हाथ इस्तेमाल करके खुद को छू छू कर देखा, लेकिन दुपट्टा उसके वजूद पर नहीं था। यहाँ तक कि ज्वेलरी भी नहीं थी, जिसका मतलब ये सब। इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाई थी। इतनी भी क्या बेखुदी तनिषा, उसने खुद को बुरी तरह डांटा था। सामने वाले के हाथ से धीरे से अपना हाथ निकालने की कोशिश करने लगी, जबकि इस खींचातानी पर सामने वाले ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें खोलते ही वो एकदम शर्मिंदा सी हुई थी और चेहरा अचानक ही शर्म के मारे दहकने लगा। तुम उठ गई? अच्छा हुआ, जाकर तैयार हो जाओ, फिर हमें साथ ही ऑफिस के लिए निकलना है। उसका हाथ अपने होठों से लगाता अपनी पकड़ से आज़ाद करते हुए वो करवट बदल गया तो वो रुकी हुई सांस खींचती गिरती पड़ती बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम में जा घुसी थी, जबकि उसकी हालत को देखते हुए जो अधखुली आंखों से उसे देख रहा था मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। हंसी तो उसे तभी आने लगी थी जब तनिषा जागी थी और खुद को छू छू कर देख रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल कर गया था। और करवट भी उसने इसीलिए ली थी ताकि वो उसकी होठों में दबी हंसी देख न ले। आज शादी का दूसरा दिन है और तुम बहू को लेकर ऑफिस जा रहे हो। वो अपने बेटे पर नाराज हो रही थी, जबकि वो उन्हें बाहों में लेते हुए उन्हें अपने करीब कर गया। मम्मा, आप भी 10 बजे तक अस्पताल के लिए निकल जाएंगी तो आपकी बहू बेचारी अकेली घर में क्या करेगी? वैसे भी तनिषा एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकती। इस बार वो कुछ सीरियसली बोला तो वो मुस्कुराकर उसका चेहरा छू गई। मेरा बेटा अनरोमांटिक पर्सन है, काश तुम्हारी संगत में रहकर वो रोमांस करना सीख जाए। प्लीज़ तुम कोशिश करके मेरे बेटे को इतना तो बदल दो कि तुम्हारे बगैर वो सांस भी ना ले सके। बस दिन रात ऑफिस की बजाय तुम्हारी जुल्फ़ों का दीवाना बन जाए। वो बोलती जा रही थी जबकि तनिषा बेचारी लाल टमाटर बन रही थी। वो दुनिया की पहली सास थी जो ये चाहती थी कि उनका बेटा बहू के पल्लू से लिपटा रहे। मम्मी बस कर दें, बस कर दें, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है हमें, और वैसे भी आपकी ये अनोखी बातें इस बेचारी को लाल टमाटर कर रही हैं। ये ना हो बेचारी का रंग गुलाबी की बजाय एकदम लाल बन जाए। वो 2 मिनट में ही अपना बैग लेकर वापस आते हुए शरारत भरे अंदाज से बोलता अंजलि जी को हंसने पर मजबूर कर गया। वो लिफ्ट में एक साथ दाखिल हुए थे जब दरवाज़ा बंद होते ही अचानक अर्जुन उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब खींच गया था। वो जो अपने ध्यान में खड़ी थी, झटका लगने पर सीधी सामने वाले के मजबूत सीने से जाकर टकराई थी और एकदम से बौखला गई थी। मुझे हमेशा ही लिफ्ट में रोमांस करने का शौक़ रहा था और आज मेरा ये शौक़ पूरा हो रहा है। अर्जुन को यूँ अचानक शरारती होते देख वो शर्म भूलकर आंखें फाड़े उसे पागलों की तरह देखने लगी। भाई, मम्मी ने कहा था मुझे रोमांस करना सिखाओ, अब मैं वही करने लगा हूँ। शरारत से कहते हुए उसने तनिषा की नाक से अपनी नाक टकराई थी, जिसके कारण उसने बौखलाकर अर्जुन से दूर होना चाहा तो वो और भी उसे खुद के करीब कर गया। इस कैद से रिहाई मुमकिन नहीं है मैडम, उसकी आंखों में देखकर अर्जुन ने अपनी आंख का एक कोना दबाया था
और अगले ही पल उससे थोड़ा सा फासला बना गया, जबकि जान छूट जाने पर तनिषा ने सुख की सांस ली थी। ऑफिस आते ही उसने पूरे ऑफिस में अपनी शादी की न सिर्फ मिठाई बांटी थी, बल्कि सबकी फरमाइश पर उन्हें लंच के लिए भी भेज रहा था। सबने उन्हें शादी की बधाई दी थी, जबकि मिताली तो लगातार उसे अर्जुन के नाम से छेड़ रही थी। उसी समय लंच टाइम हो गया। यार आज तो मज़ा ही आ जाएगा, हम बड़े दिनों के बाद अच्छी जगह पर खाना खाएंगे। मिताली उसके पास आई थी। तुम बाकी स्टाफ के साथ चली जाना, मेरा जाना कुछ मुश्किल होगा। वो निगाहें चुराते बोलते बिजी नजर आने लगी तो मिताली कंधे उचकाती खामोशी से निकल गई थी। ऑफिस खाली होते ही उसका बुलावा आया तो वो दिल को संभालती अर्जुन के ऑफिस में दाखिल हुई थी। टेबल पर लंच रखा हुआ था और वो उसके इंतजार में ही बैठा था। वो खामोशी से उसके साथ जाकर बैठ गई। आप सबके साथ नहीं गई? न जाने वो उसके मुंह से क्या सुनने का इंतजार कर रहा था। आपकी इजाज़त के बगैर कैसे जाती? और अगर मुझे भी जाने की परमिशन होती तो आप लंच का सबसे पहले मुझे कहते। अपने हाथों में नज़रें जमाए वो धीमा सा बोलते सामने वाले को बेकरार कर गई तो वो उसके करीब आता उसे खुद से लगा गया। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले मैं आता हूँ और आप मेरे मिजाज को समझती हैं। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके गाल को चूमकर अर्जुन ने उसके लिए अपने हाथों से लंच निकाला था। अब वो दोनों हल्की फुल्की बातों के बीच खाना खा रहे थे। उनकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। उस 1 हफ्ते में वो अर्जुन चौधरी को ऐसे जान गई थी जैसे वो हमेशा से उसे जानती हो, लेकिन अब तक ये नहीं जान पाई थी कि शादी में वो दिल से राजी था या बस अपनी माँ के कहने पर सर झुका दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि सामने वाला अपने रिश्तों के मामले में बहुत सच्चा और साफ था। अंजलि आंटी के क्लोज फ्रेंड ने उनके लिए स्पेशल डिनर रखा था, लेकिन अर्जुन वहाँ जाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। लेकिन वो चाहती थी कि वो वहाँ ज़रूर जाए, क्योंकि वो मोस्टली फैमिली फंक्शन को अवॉइड करता था। लेकिन अब वो शादीशुदा था तो वो चाहती थी कि अर्जुन तनिषा को सबसे मिलाए। तनिषा की नेचर फ्रेंडली थी, वो हर किसी को दोस्त बना लेती थी और तभी वो चाहती थी कि वो उनके सर्कल में सभी लोगों से मिले। मामा ने पार्टी का नया टॉपिक छेड़ा है, यानी हद हो गई यार। वो चिड़चिड़े अंदाज में शर्ट के बटन बंद करते बाहर आया, लेकिन सामने नज़र उठाते ही उसकी बोलती बंद हुई थी। पार्टी की थीम से अंजलि जी ने उसे पहनने के लिए ब्लू कलर की साड़ी दी थी, जो उसके नाजुक वजूद पर खूब सज रही थी। साथ ही नाजुक सा डायमंड का सेट पहने, बालों का जोड़ा बांधे, लाइट मेकअप में सामने वाले के दिल पर कयामत ढा गई थी। साड़ी का पल्लू ठीक करते वो अपने ध्यान में पलटकर बेड पर बैठकर हील्स पैरों में पहनने लगी तो वो जादू की हालत में चलता उसके कदमों में आकर बैठा और बारी बारी खुद उसके पैरों में सैंडल पहनाकर उठकर खड़ा हुआ था। साथ ही उसे भी हाथ पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। तुम अगर हर पार्टी में यूं ही सज संवर कर जाया करोगी तो कसम से हर दावत में सर के बल जाऊंगा। उसके कान में मौजूद झुमकों को नरमी से छूते हुए वो एकदम से अपनी हालत पर मजा लेते हुए मुस्कुराया था, जबकि वो उसकी बाहों में छुई मुई सी खड़ी थी। तब अर्जुन उसका माथा चूमते पीछे हटा था। तुम माँ के पास चलो, मैं कोट पहन कर आता हूँ। वो इन हसीन पलों से एकदम बाहर निकला था, जबकि सामने वाले की हरकत पर उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। वो क्यों कोई खुशबू भरा एहसास उसके पास नहीं रहने देता था? क्यों उसे आजमाने की ठाने हुए था? शादी के 1 हफ्ते बाद भी वो उसके करीब नहीं आया था, लेकिन क्यों? अनगिनत सवाल के शोर ने उसकी हिम्मत छीन ली थी। अर्जुन ने नोट किया था कि वो ज़्यादातर खामोश रहती थी, सबके बीच होकर भी कहीं खोई हुई सी महसूस होती। वापसी के सफ़र में अर्जुन ने उसे गजरे लेकर दिए थे, लेकिन वो गजरे उसके हाथ से पकड़कर डैशबोर्ड पर बेदिली से डाल गई थी। अर्जुन कब से उसका हर अंदाज नोट कर रहा था। इस वक्त भी वो धीरे से मुस्कुरा दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी तो वो दोनों सीधा कमरे में आए थे, जब अर्जुन ने उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लिया। आज मेरे सरकार कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? संजीदगी से भरपूर अंदाज में बोलते हुए उसने अपनी नाक उसकी मखमली गर्दन पर रखी थी, जबकि अर्जुन के सवाल पर वो घबराकर उससे दूर होने की कोशिश में अर्जुन को खुद की और भी करीब कर गई थी। मैं भला क्यों नाराज होने लगी? वो अपने दिल के राज को जाहिर करने से घबरा रही थी। शायद आप मुझसे इकरार चाहती हैं, मोहब्बत का। अपनी पकड़ मजबूत की। अर्जुन का अंदाज सरगोशी में बदला तो तनिषा के सीने में धड़कनें ऊधम मचाने लगीं। आप चाहती हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि मुझे पहली बार आपकी भीगी आंखों ने अट्रैक्ट किया था, फिर धीरे धीरे मुझे आपकी हर चीज़ अच्छी लगने लगी। आपका बोलना, बात करते हुए 2 उंगलियों को आपस में मिलाना, काम करते हुए
बार बार गाल को छूती हुई लटों को कान के पीछे करना, आपका बेहोश होकर मेरी बाहों में समाना, आपका स्पर्श जिसकी तलब मुझे दिन रात झुलसाने पर मजबूर करने लगी थी। और फिर जब मैं अपने दिल की अनसुनी करता, आपसे रूड होता, तो मेरा दिल मुझसे नाराज हो जाता। मेरी माँ ने मेरे दिल की हालत जान ली थी, तभी तो आपको मेरी ज़िंदगी में ले आई। आखिर को वो मेरी माँ है। वो आज खुलकर उसके सामने यूं आया कि उसके पास कहने को शब्द नहीं बचे थे। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये आग बराबर लगी हुई है। मोहब्बत अगर मेरे दिल में घर कर रही है तो आप भी इस हसीन वार से बच नहीं पाई हैं। वो उसकी चोरी पकड़ता उसके सामने आया तो वो अपना लाल अनारी चेहरा बिल्कुल झुका गई थी। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, जब आपके गाल शर्म से लाल अनार होते हैं तो दिल चाहता है आपको खा जाऊं। तो क्या आप इस बात की इजाज़त मुझे देती हैं? वो अचानक ही बात का रुख बदलते उसे परेशान सा कर गया। किस बात की इजाज़त? वो समझ कर भी ना समझ बन रही थी, तो सामने वाले ने झुककर उसके गाल को नरमी से छू लिया। आपको अपना बनाने की इजाज़त चाहता हूँ। अपने कोट की जेब से गजरे निकाल कर उसने बड़े ही प्यार से उसके बालों में वो गजरे लगाए थे और फिर अपना चेहरा उसके बालों की ओर झुकाते हुए उन गजरों की खुशबू को महसूस करने लगा। मैं भी आपकी और मेरा दिल भी आपका। तो मिस्टर अर्जुन चौधरी, आपको इजाज़त क्यों चाहिए? खूबसूरती से अपने दिल की बात कहती वो उसके गले में बाहों का हाथ डालते हुए उसके सीने पर अपना सर रख गई थी। दिल से हर धुंध छट चुकी थी। वो धूप छाँव सा सनम सिर्फ और सिर्फ उसका था। आपका इजहार मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी है तनिषा। तनिषा का सर चूमते हुए अर्जुन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। अगले ही पल वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था और अर्जुन की आंखों में चमकते जज्बात के रंगों ने तनिषा के दिल की धड़कनों को तेज किया था और शर्माते हुए अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। वो उसे लेकर बेड पर आया था। लाइट ऑफ करता, शर्ट के बटन खोलता हुआ वो उसके ऊपर झुका था। दो दिल एक दूसरे की बाहों में समाकर एक हो गए थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।